हेलो बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स का कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ डेटा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लास्ट क्लास का भूल चुके होंगे, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले क्या बच्चों? हाँ सर। तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, हमने जो लास्ट टॉपिक करा था वो था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग का। मैंने कहा था बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर मुझे सैंपल लेना है तो एक तरीका होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक तरीका होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में मैंने बताया था कि मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मैं अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से सिलेक्शन करता हूँ। अब रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको सिर्फ बनवाया था कि ये 2 टाइप की हो सकती है, सिंपल या रिस्ट्रिक्टेड, और रिस्ट्रिक्टेड में मैंने बनवाया था कि ये भी 4 टाइप की हो सकती है। बाकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैंने कहा था कि ये 3 टाइप की हो सकती है। इसमें आपको याद है नंबरिंग करवा दी थी 1 2 के अंदर ABCD 3 4 5। तो अब बच्चों हम जो भी डिस्कशन करेंगे आगे की वीडियो में वो 1 2 और इनके बारे में और इन सब के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ से इनको कट करता रहूँगा जैसे जैसे हम उनका डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की वीडियो बच्चों शुरू करते हैं हम सबसे पहले सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग हेडिंग से। आइए तो फटाफट बच्चों मेरे साथ हेडिंग डाल दो। नंबर 1 सिंपल, या जिसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। बच्चों पहले मैं हर टाइप के बारे में आपको लिखवाऊंगा और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना? तो पहले लिखना है फिर समझना है। तो सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ये ब्रैकेट बच्चों यहाँ लगाने, सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें लिखो बच्चों, ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ए सिंपल random sample is one in which every item of the population has an equal chance को अंडरलाइन कर लेना, of being selected. Example, lottery method, या दूसरा use of random number table। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स में लिखना है नो पर्सनल बायस। सेकंड, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, demerits, unsuitable for small sampling, और नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना बच्चों? तो पहले बच्चों लिखना है, अब हम डिस्कस करते हैं। चलो तो लिख लिया बच्चों ने। आइए बच्चों देखो बच्चों, ध्यान से समझना है, वेरी वेरी सिंपल। हमने एक टाइप पढ़ी रैंडम सैम्पलिंग, अभी हम इधर की अब बात ही नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ है भी, ठीक है ना? इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दिया। तो बच्चों देखो, रैंडम सैम्पलिंग में मैंने मतलब लिखवाया था कि जिसमें कोई भी आइटम यूनिवर्स में से सेलेक्ट हो सकता है जिसका इक्वल चांस है ना? तो अब अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब समझो। अनरिस्ट्रिक्टेड किसे बोलते हैं? जिसमें कोई रोक टोक ना हो।
और रिस्ट्रिक्टेड किसे बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी रोक टोक हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है, ये जो 1 पॉइंट है, ये बेसिकली यही मेन हेडिंग का जो मीनिंग है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही होती है एक प्रकार से। तो यानी कि जिसको हमने लिखा रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो यानी पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग सेम है, ये रैंडम सैम्पलिंग यानी जिसमें मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो हम इसकी एक बार चर्चा करते हैं कि मान लो मुझे किसी क्लासरूम में ये यूनिवर्स है, ये उस यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं किसे सेलेक्ट करूँगा, मैं रैंडमली जाऊँगा कमरे में और इन बच्चों में से, मान लो ये बहुत सारे बच्चे हैं, इन बच्चों में से मुझे कोई 5-10 बच्चे पिक करने हैं, तो मैं किसी भी 5-10 बच्चों को इनमें से रैंडमली पिक कर लूँगा। तो इसको बोल देते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बच्चे होते हैं लॉटरी मेथड या यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। तो इसमें लॉटरी मेथड में तो ये होता है, हो सकता है मैं हर बच्चे के नाम की पर्ची एक मटके में डाल दूँ। ऐसा होता है ना, एक पर्चियाँ बना बना के मटके में डाल दी सब बच्चे के नाम की, फिर मटका हिलाया बहुत तेज़ी से ताकि पर्चियाँ मिक्स हो जाएं। फिर इस मटके में से रैंडमली मैं 5 पर्चियाँ निकाल लूँगा, जिस भी बच्चे के नाम की वो 5 पर्चियाँ आ गई वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं लॉटरी मेथड, इसे बोलते हैं लॉटरी मेथड। या दूसरा एक और भी होता है बच्चों, यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है टिपेट्स टेबल सॉरी। बच्चों अलग अलग लोगों की टेबल होती है जिसमें पहले से ही बहुत सारे नंबर बने हुए होते हैं, पहले से ही बहुत सारे नंबर असाइंड होते हैं उस टेबल के अंदर। तो हो सकता है हम अलग अलग बच्चों को कुछ नंबर्स दे दें और वो टेबल खोलें, उस टेबल में पहले से ही कुछ नंबर होते हैं और हम सोच लेते हैं कि भाई ये 5 कॉलम के जिस भी बच्चे को ये नंबर मिले होंगे रैंडमली हम उन बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल, जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपनी टेबल्स दी हैं, बट ज़्यादातर जो फेमस चलती है वो है टिपेट्स रैंडम टेबल, जिसमें लगभग 41,600 डिजिट्स हैं। तो खैर दोनों ही मेथड जो होते हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के होते हैं। अच्छा बच्चों, इसका कुछ फ़ायदा है कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इसमें मैं कोई अपना पर्सनल भेदभाव करूँगा नहीं, क्योंकि बच्चों मुझे भी नहीं पता कि लॉटरी के इन मटकों में किस बच्चे की पर्ची मेरे पास आएगी। तो मैं कोई भी पर्सनल बायस इसमें नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि मैं यही बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो नो पर्सनल बायस। और दूसरा फ़ायदा ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये पूरा का पूरा सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, यानी कि कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की। तो इसीलिए ये लॉटरी मेथड जो है या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है ये प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं बच्चों कि छोटी सैम्पलिंग के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब ये लॉटरी वगैरह सिस्टम तब करते हैं जब बहुत बड़ा सैंपल हो। मान लो मुझे पूरे के पूरे अपने शहर के, जो मेरा पूरा सिटी है, उस पूरे सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से मुझे सैम्पलिंग करनी हो, तब इस लॉटरी मेथड का फ़ायदा है। अब मान लो मुझे एक छोटे से क्लासरूम में जहाँ पे ऑलरेडी ही 10 ही बच्चे हैं, अब उसमें क्या मैं लॉटरी सिस्टम लगाऊंगा, तो वहाँ के लिए ये सिस्टम बेकार है और टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, थोड़ा सा ये है कि समय तो इसमें लगेगा ही कि मान लो मुझे पूरे शहर के बच्चों में से पहले टिकट बनवानी है सबके नाम की, फिर उसमें मटके में डालनी है, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आई होप आपको पहला मेथड समझ आया हो। उसके बाद बच्चों नंबर 2 जो है, नंबर 2 का नाम था रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। यानी इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग तो है, लेकिन कुछ अब बच्चों रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कुछ रोक टोक, कुछ रुकावटें, कुछ बंधन हो जाएंगे। तो नंबर 2 हेडिंग डालते हैं, इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग।
तो इसमें लिखना ए पॉइंट, पहला कौन सा सीखा था हमने, इसमें ए पॉइंट था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो देखो ये क्या होता है, पहले लिखते हैं फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो इसमें लिखो सबसे पहले द यूनिवर्स is divided into number of strata, strata के ब्रैकेट में लिख लो, और ग्रुप्स, and then certain numbers of items are taken from each group, या ब्रैकेट में स्ट्रेटा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, मेरिट्स, मेरिट्स में लिखो पहली बिंदी डाल के मोर रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी बिंदी डाल के ग्रेटर प्रिसीजन, नेक्स्ट डीमेरिट्स, उसमें लिखो requires utmost care, और दूसरी बिंदी डाल के more expensive। तो पहले इसको समझते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कैसे है और ये क्या मतलब है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। देखो बच्चों, अब वही उदाहरण ले लेते हैं हम कि हमें मान लेते हैं कि इतने सारे शहर के बच्चों में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने थे, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार हम ग्रुप्स बना रहे हैं। मैंने इतने बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, इतने बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, इतने बच्चों का मान लो तीसरा ग्रुप बना लिया, इतने बच्चों का मान लो चौथा ग्रुप बना लिया, और इतने बच्चों का मान लो मैंने 5वां ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप्स को स्ट्रेटा बोल देते हैं, स्ट्रेटा। अब मैं क्या करूँगा, अब इन ग्रुप में से एक ग्रुप ये, 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 इसमें मैं लॉटरी मेथड लगाकर या कोई भी रैंडम टेबल मेथड लगाकर मैं इस ग्रुप में से एक बच्चा चुन लूँगा, ऐसे ही इस ग्रुप में से एक चुन लूँगा, इसमें से एक चुन लूँगा, इसमें से एक, इसमें से एक। तो मैंने हर स्ट्रेटा में से एक 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 बच्चा चुन लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास 5 बच्चों का सैंपल कलेक्ट हो गया। तो इस तरह की सैम्पलिंग को बोल देते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें मेन बात ये है कि हमारा यूनिवर्स जो है उसमें हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, यानी स्ट्रेटा बनाते हैं, और हर स्ट्रेटा में से कुछ नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। बस मेरिट ये है कि इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है क्योंकि हम हर तरह की ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, और ग्रेटर प्रिसीजन मतलब कि इसमें हमारा जो सैंपल होता है वो ज़्यादा सटीक या ज़्यादा बढ़िया होता है, प्रिसाइज होता है। लेकिन डीमेरिट्स ये हैं कि इसमें हमको थोड़ी केयर रखनी पड़ती है, ऐसा ना हो पता चले स्ट्रेटा बनाते समय कोई एरिया छूट ही गया। मान लो मैंने ये ग्रुप इतने बच्चों का बनाया होता और पता चला ये बच्चे छूट ही गए, तो फिर सैम्पलिंग गलत भी हो सकती है। तो इसमें हमको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और ये खर्चीला भी ज़्यादा है, यानी महंगा है, क्योंकि स्ट्रेटा बनाना फिर उसमें से सैंपल निकालना, इन सब में खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये तो हो गया ए पॉइंट। उसके बाद बी, दूसरी थी बी हेडिंग, सर एक बार दिखाओ। दूसरी थी बच्चों सिस्टमैटिक
सैम्पलिंग। तो बी में लिखते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो पहले सारी बातें लिखते हैं फिर समझेंगे। तो इसके नीचे लिखना है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। चलो आप लिखो, अंडर दिस मेथड कॉमा out of the complete list of population, out of the complete list of population, comma, the sample is selected by taking every nth item, Next point, it is also known as QASI, QUASI, QASI रैंडम सैम्पलिंग। ये खैर इसका बस दूसरा घर का नाम है। इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी बोलते हैं और इसको कासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स, उसमें लिख लो सिंपल एंड कन्वीनियंट। दूसरा लिख लो लेस टाइम कंज्यूमिंग। और नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट्स, बेस्ड ऑन बायस्ड रिजल्ट्स। और दूसरा पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। तो ये क्या होता है बच्चों सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसका मीनिंग समझते हैं पहले ध्यान से। तो बच्चों सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ये पूरा हमारा शहर है और इसमें ये बच्चे हैं जिनमें से मुझे कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारी पॉपुलेशन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम तो पता होता है ना, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो ऐसे ही हम सैम्पलिंग का एक सिस्टम बना लेते हैं। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ जाएंगे और हर चौथे बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे। बस बन गया सिस्टम। अब कौन दिमाग लगाएगा, ना इनकी पर्चियाँ बनानी, ना कुछ ज़्यादा तिगड़म करनी। वेरी सिंपल सिस्टम बना लिया कि हम वहाँ से हर चौथे बच्चे को पिक कर लेंगे। बन गया, हो गया सिंपल। तो इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, इसे सेलेक्ट कर लिया। ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसे सेलेक्ट कर लिया। ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसे सेलेक्ट कर लिया। मतलब ऐसे करते रहेंगे। तो हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम चौथे बच्चे को, हर चौथे बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने एक सिस्टम बना लिया, ठीक है ना। तो इसको कासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आसान होती है, इसमें समय भी कम नष्ट होता है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं ये इसमें थोड़े से बायस्ड रिजल्ट आ जाते हैं। क्योंकि मान लो पता चले हर चौथा बच्चा जो बैठा हुआ है इत्तेफाक से, मान लो वो एक ही तरह का, एक ही कैटेगरी का है, तो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट हो पाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मान लो मैं ये निकालना चाहता था कि इस क्लास के बच्चों की हाइट का एवरेज कितना है, और पता चला इत्तेफाक से हर चौथा बच्चा जो पिक हो रहा है वो छोटी हाइट वाला था, तो फिर तो क्या है, सैंपल में सारी छोटी हाइट वाले आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है इसमें रिज़ल्ट जो है, और ये तीनों कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा रिज़ल्ट इसमें बायस्ड रहता है। और ये तभी मुमकिन होता है जब हमारे पास पूरी कंप्लीट लिस्ट हो। क्योंकि जब हमें पता होगा कि मान लो टोटल 100 बच्चे हैं, और मान लो बच्चों मैं चाहता हूँ कि 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करूँ,
तो उस केस में मुझे पता होना चाहिए ना कि टोटल 100 बच्चे हैं और मुझे 5 बच्चे निकालने हैं, तो फिर मैं पता है कितने सेलेक्ट करूँगा, एवरी 20th स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 100 में से अगर मुझे खाली 5 ही बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो दैट मीन्स हर 20वां बच्चा मैं सेलेक्ट करूँगा, तो 20 में से एक हुआ, फिर अगले 20 में से एक, फिर 20 में से एक, फिर 20 में से एक, फिर 20 में से एक। तो मतलब मेरे पास कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, तभी ये मेथड सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद अपना नंबर सी, आई होप बच्चों आपको समझ भी आ रहा हो और लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है। ए हो गया, बी हो गया, नंबर सी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो नंबर सी की हेडिंग डालते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है ये लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन is divided into some subcategories known as clusters, and then out of all the clusters, comma, a given number of clusters are chosen at random। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, में आप लिख लो मेरिट्स सिंपल एंड कन्वीनियंट। एक ही मेरिट है बच्चों, इसमें ज़्यादा कोई मेरिट है नहीं। डीमेरिट में लिख लो रिजल्ट में बी बायस्ड, इसमें भी थोड़ा सा रिजल्ट बायस्ड हो सकता है। अच्छा, अब ये क्या होता है बच्चों क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसमें क्या है, मान लो बच्चों ये हमारा एक क्लासरूम है, इसमें बैठे हुए हैं मान लेते हैं कुछ बच्चे, और मुझे सेलेक्ट करने हैं, मान लो 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ क्लस्टर्स बना दिए, या 4 नहीं, मुझे 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ इसमें क्लस्टर्स बना दिए, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना दिया। जैसे ये एक क्लस्टर बना दिया, उसके बाद ये एक क्लस्टर बना दिया, उसके बाद ये एक क्लस्टर बना दिया, उसके बाद ये एक क्लस्टर बना दिया। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन में पहले क्या करे, कुछ सब कैटेगरीज बना दी। तो 4 क्लस्टर्स बना दिए, तो पहले तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया सब कैटेगरीज में, क्लस्टर्स में। अब उन क्लस्टर्स में कुछ क्लस्टर्स में सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे मुझे 3 ही बच्चे चाहिए थे अपने सैंपल के लिए, तो मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके इसमें से मान लो इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये क्लस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, जो ये वाला था, इस क्लस्टर में 3 बच्चे थे, मेरा काम हो गया, बस मैं घर चला जाऊंगा। ये बच्चे बेचारे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्लस्टर सेटिंग में हम पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर लेते हैं और एक क्लस्टर या 2 क्लस्टर उसमें से चुन लेते हैं, ठीक है ना। फ़र्क समझना आप उस वाले से, स्ट्रेटा वाले से। स्ट्रेटा वाले में भी आप ग्रुप्स बनाते हो, उसमें भी ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि उसमें भी स्ट्रेटा बनता है कि ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। लेकिन उसमें क्या था, उसमें हर ग्रुप में से एक सेलेक्ट होगा, हो सकता है ये, फिर इस ग्रुप में ये, इस ग्रुप में ये, इस ग्रुप में ये। तो स्ट्रेटा में हर ग्रुप में से कोई ना कोई 1 या 2 सेलेक्ट होते हैं, जबकि क्लस्टर के अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं
लेकिन पूरा का पूरा वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं, ये अंतर है। तो इसको बोल देते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। इसीलिए इसमें लिखा है रिजल्ट में भी बायस्ड, थोड़ा सा इसमें रिजल्ट भेदभाव वाला हो सकता है, बाकी ये सिंपल और कन्वीनियंट तो आसान तो है ही। और इसके बाद डी, चौथा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये भी हेडिंग डाल देते हैं डी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बारे में पहले लिखते हैं, फिर समझाते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें लिखना है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक्सटेंशन है, कॉमा, विच इज कैरिड आउट in multiple stages, which is carried out in multiple stages। ठीक है, बस तो इसमें यही छोटी सी बात लिखनी है। मीनिंग क्या है वो समझा देता हूँ। इसमें कोई डीमेरिट्स मेरिट्स आपको एज सच नहीं लिखने, अगर बाय चांस पूछ ले तो आप ऊपर वाले सेम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें भी हम पहले क्लस्टर्स बनाते हैं, यानी कि ग्रुप्स बना देते हैं। ये हमारी पॉपुलेशन है मान लो, तो हमने क्या करा, इसमें से पहले वही इनकी सब कैटेगरी बना दी। चलो भाई, इनका ग्रुप बन गया, ये दोस्त एक साथ आ गए, ये सारे दोस्त एक साथ आ गए, ये एक साथ आ गए, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। तो ये तो बन गया पहले क्लस्टर, ठीक है ना। अब हमने क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करा था कि कुछ क्लस्टर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले क्लस्टर्स सेलेक्ट हुए, क्लस्टर के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम रुकते नहीं हैं बच्चों, अभी हमारे सारे सैंपल निकले नहीं हैं। पहले हमने क्लस्टर्स सेलेक्ट कर लिए ना, अब हम क्या करते हैं, इन क्लस्टर्स के अंदर भी कुछ क्लस्टर्स बनाते हैं। तो इनमें भी कुछ ग्रुप बना दिए, ये लो, इसमें भी कुछ ग्रुप बन गए। और अब इन क्लस्टर्स के अंदर भी इसमें से मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें से ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें से खाली ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो फाइनल सिलेक्शन मैंने कैसे करी कि पहले क्लस्टर्स सेलेक्ट करे, उनके अंदर फिर क्लस्टर्स बनाए, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। और अगर मुझे और करना हो आगे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो कमी बचे, ये एक क्लस्टर बना दिया, ये एक क्लस्टर बना दिया, इनके अंदर भी और क्लस्टर बना दो, ये एक क्लस्टर बन गया, ये एक क्लस्टर बन गया। और फिर पता चले बस इसको सेलेक्ट कर लिया, इसमें से इसको सेलेक्ट कर लिया, इसमें से इसको सेलेक्ट कर लिया। तो फाइनल स्टेज तक पहुंच के सिर्फ मैंने 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। तो इसको बोल देते हैं बच्चों मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक्सटेंशन होता है बच्चों, मतलब इसी का भाग है, आगे खींच दिया तो ये बन गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और मेन चीज़ है समझ आया हो पूरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज का मेरा फोकस ही था कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग में मैं आपको पूरा का पूरा ये समझा दूं कि आखिर रैंडम सैम्पलिंग है क्या। सिंपल रैंडम जिसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग जिसमें रुकावट होती है, रुकावट वाले 4 इसमें स्ट्रेटा बनाते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक में हमने सिस्टम बना दिया था कि हर चौथा बच्चा या हर 5वां बच्चा सेलेक्ट करेंगे। क्लस्टर में क्लस्टर बना के एक क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। मल्टी स्टेज में क्लस्टर का ही एक्सटेंशन है, क्लस्टर पे क्लस्टर बना के फिर सेलेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हमें बस यही पढ़ना था, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।